हालांकि शायद आपके पास हजारों लाखों बार पूछे गए होंगे, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ कि शुरुआती फेज में हम थोड़ी सी आपकी अपनी जर्नी के बारे में जिक्र करेंगे, फिर भारतीय मीडिया के बारे में बातचीत करेंगे। और मैंने खुद पहले कह दिया कि मैं सवाल रिपीट करूँगा, बिल्कुल कुछ नया नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ बैठे लोग और सोशल मीडिया पे हजारों लोग आपको देख रहे हैं, इस वक्त हम लाइव कर रहे हैं इस प्रोग्राम को सोशल मीडिया पे। मोतिहारी से पटना का लोयला हाई स्कूल, फिर दिल्ली का देशबंधु कॉलेज, फिर वहाँ से IIMC, फिर NDTV, ये जो जर्नी है आपकी उसके बारे में जरूर लोग जानना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करूँगा कि अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। बता सकता हूँ, लेकिन एक राइडर के साथ कि भारत जैसे देश में हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि चाय वाले ने अपनी कहानी बहुत बेच ली है, इसलिए मैं अपनी चिट्ठी छाटने की कहानी नहीं बेचना चाहता। और हर किसी को ये अवसर कम है और हम सब अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं, तो उसमें बराबर की सुविधा संसाधन नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इस देश में या किसी भी देश में लोग स्ट्रगल नहीं करते। स्ट्रगल करना चाहिए, अच्छी बात है, और उससे काफ़ी कुछ सीखते हैं। जब शुरुआती दिनों में तो कुछ भी पता नहीं था कि क्या करने वाला हूँ। जो विषय पढ़ता था वो समझ में नहीं आता था कि वो क्यों पढ़ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में शिक्षकों का बहुत अच्छा योगदान और बहुत अच्छे शिक्षक हैं जो पढ़ाने तो आते थे अपना विषय, लेकिन मुझे अलग से समझते थे, अलग विषय के रूप में। तो कहते थे आप घूमिए फिरिए, जो देखते हैं लिखिए। तो मैं वो लिखते लिखते फिर उनके हिस्ट्री के ट्यूटोरियल अच्छा लिखने लगा। फिर उन्होंने कहा कि आपको पत्रकार बनना चाहिए। मुझे मालूम नहीं था कि ये कहाँ से बन जाया जाता है, कैसे बन जाया जाता है, और ये बनने के लिए क्या क्या किया जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ धीरे धीरे पैरेलल एक चीज़ हो रही थी कि किताबों में दिलचस्पी बढ़ते जा रही थी। और क्योंकि आना जाना ही उन लोगों के यहाँ होता था कि जिनके घर किताबों से बहुत सारी किताबें होती थी, जिनकी विद्वता दुनिया भर में मानी जाती थी उस वक्त, तो वो मुझे बहुत हैरान करती थी। पर जब IMC गया तो बहुत कुछ मिला नहीं मिला, इसलिए कि अजीब अजीब तरह की बातें हो रही थी कि संजय हमारे पहले टेलीविज़न के पत्रकार हैं, पौराणिक पत्रकारिता टाइप से कुछ। तो फिर मामला वहाँ जमा नहीं। फिर ढूंढा, कहीं कुछ मौका मिला नहीं। तो NDTV में मैं चिट्ठी छाटने का काम करता था, तो मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए अप्लीकेबल भी हूँ। कोई भी कहानी बेच दीजिए आप, इस देश में चल जाएगा। तो मैं कहानी बेचने के लिए नहीं था। उससे एक फ़र्क पड़ा। उससे ये हुआ कि जब आप कहीं से हम्बल शुरुआत करते हैं तो विनम्रता आती है, और आपको मौका मिल जाता है कि एकदम किनारे से आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर सबको देखने का, सबको समझने का, पूरे काम को अलग अलग तरीके से देखने का। और उसी वक्त मैं जब बोरियां भर भर के लोगों की चिट्ठियां आती थी, तो तब मैं पढ़ रहा होता था कि एक दर्शक जब देखता है किसी को, किसी प्रोग्राम को, तो उस कंटेंट को कैसे वो रिसीव करता है, और उस इंडिविजुअल को जो कंटेंट को प्रेजेंट कर रहा है उसको कैसे रिसीव करता है। तो वहाँ से मैंने सोचा था कि ऐसा हो तो बहुत अच्छा है कि ऐसा ना हो कि लोग मुझे रिसीव करने लगे, ऐसा हमेशा हो कि लोग मेरे कंटेंट को रिसीव करें। क्योंकि टीवी है तो वो हो सकता है कि वो जाएगी एक बीमारी की तरह, मैं भी थोड़ा पॉपुलर होता चला जाऊँगा। लेकिन मैं ऐसा सोचता था कि कंटेंट अगर आगे जाए और मैं थोड़ा पीछे रह जाऊँ तो वो ठीक है मेरे लिए भी, और बहुत रुक के सेल्फी नहीं खिंचानी पड़ती है। तो वो चीज़ें सीखी लोगों के उसमें, तो दिमाग में रह गई। फिर मैं ट्रांसलेशन करने लगा, और इसी तरह से कभी एडिट एरिया में टीजर जो हम लोग कहते हैं कमिंग अप बनाते हैं, वो सब करने लगा धीरे धीरे। तो किसी में फिर मैं चलते फिरते पढ़ता रहता था किताबों को पढ़ने का, तब मैं और थोड़ा थोड़ा समझने लगा। कई बार मुझे लगता है कि बहुत लंबा अरसा गुजर जाता है ज़िंदगी का, हम यही बुनियादी बात नहीं समझ पाते हैं कि ये किताब हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये बात अपने आप से ईमानदारी से पूछनी चाहिए। कुछ लोगों को बहुत पहले से समझ में आ जाती है
और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत देर में ये एहसास हुआ कि कोई किताब हम क्यों पढ़ते हैं, कोई किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो फिर ऊपर के ही लोगों ने फैसला किया कि आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो फिर रिपोर्टिंग करने लगा। तो फिर ये भी एक फैसला था कि हम नहीं चाहते कि हम आपके काम में किसी तरह की दखलंदाजी करें, आप जिम्मेदारी से काम करें, हम आपके रास्ते नहीं आए। तो फिर मैं जो मन में आया तो मैं करता गया। तो काफ़ी बिगड़ गया हूँ। अभी कोई टोक देता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि वो अच्छी स्टोरी भी होती तो भी मैं नहीं करता हूँ जिसने मुझे टोक दिया है। तो मैं किसी न्यूज़ रूम में ज़रूर काम करता हूँ, पर आज जब अभी तक बात कर रहा हूँ, मालूम नहीं कल कैसा होगा, कल किसके कहने पर हटा दिया जाए, लेकिन अभी तक मैंने किसी डायरेक्शन के स्ट्रक्चर में काम नहीं किया है। मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं। आपने बात की कि शोहरत मिलती है तो विनम्रता तो आ ही जाती है। आगे प्रदेश के हैं, बिहार के, वहाँ के बड़े मशहूर शायर के अब तो इंतकाल हो गए, मेरा करीम माजिद था। उनका एक शेर है कि कौन चाहे है किसी को बेगरज, कौन चाहे है किसी को बेगरज, चाहने वालों से भागा चाहिए। इसका बहुत सिंपल है, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके इतने हज़ारों लाखों चाहने वाले किसी अपने इंटरेस्ट या गरज से आपको चाहते हैं, लेकिन इतनी मोहब्बत सब कुछ, थोड़ा डर नहीं लगता है? मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। कुछ दिनों पहले जॉन दरेज साहब और डॉक्टर अमात्या सेन की जो किताब है भारत और उसके विरोधाभास, उसमें आप शामिल थे। मैं बताऊंगा नहीं, एक लड़की मेरी जानने वाली है, वो मुझसे बार बार कह रही है कि बार बार मुझे ऑटोग्राफ दिला दीजिए। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि वो डॉक्टर अमात्या सेन का ऑटोग्राफ लेने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है। जब हम स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो मुझे रवीश सर का ऑटोग्राफ चाहिए। मतलब एक प्रोग्राम में जहाँ डॉक्टर अमात्या सेन है, वहाँ कोई लड़की जो खुद एक पत्रकार है, वो ये कहे कि मुझे डॉक्टर अमात्या सेन का नहीं। इतनी मोहब्बत, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वो कहीं नुकसानदेह साबित हो, या मतलब ये भी एक बड़ी चिंता का विषय आपकी? इस बात को खासकर वो जो नए पत्रकार हैं, जो बनने जा रहे हैं, उनको समझना चाहिए। लोग प्यार करते हैं, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो गेंदे की माला लेकर आते हैं वो जूते की माला भी लेकर आते हैं। वो डर होता है, पर कोई प्यार करता है, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि चाहने के क्रम में आप जो मेरी लिखी गई बातें हैं उस पर से आपका ध्यान हट जाए, और जो भी लिख दूँ उस पर आप आँख बंद नहीं करते, और करते हैं तो आँख बंद करके यकीन करते हैं। तो अपने जहन का, दिमाग का, तर्कों का इस्तेमाल कीजिए। मुझे इस बात से दुख होता है कि कल भी मेरे साथ ये हुआ कि मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर करने वाले लोग मंच पर बैठे थे। मुझे पहले कहीं जाना था तो आधी भीड़ पीछे पीछे मेरे साथ निकल गई। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए, हम सबको मिलकर एक पब्लिक कल्चर वो गढ़ने का हमने काम नहीं किया, इसीलिए नुकसान हो रहा है कि आप कोई बात कहते नहीं कि सुने बगैर लोग मारने चले आते हैं और मारने की योजना बनाने लगते हैं। उस संस्कृति का ये भी हिस्सा होना चाहिए कि हम किसी की बातों को सुनने का धीरज रखें, खासकर उसे जो लोकप्रिय नहीं है, नया है। अगर आप में ये धीरज नहीं है तो आप अपने लिए भी नई चीज़ों को जानने के दरवाजे बंद कर रहे हैं। मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मुझे बहुत प्यार मिला, मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ समेट के रखूँगा इसको, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इसमें कोई गलती नहीं है, पर हम सब एक पब्लिक कल्चर के पार्ट, हमें ये समझना चाहिए। हम सिनेमा वाले नहीं हैं कि फेयर एंड लवली का भी ऐड करने लगेंगे, और कुकर जिसका, प्रेशर कुकर जिसका मैं ऐड करना चाहता हूँ वो भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बात ना छूट जाए लोकप्रियता के आगे, वो बहुत आगे ना चली जाए। उस पैमाने को आगे रख के एक पत्रकार को, एक लेखक के साथ पाठक को इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। हर कोई चाहता है कि लोग उसे चाहें, हम सब इस चाहने की तलब में दुनिया में भटक रहे हैं, और ये अच्छी बात है, लेकिन बात आगे हो और चेहरा पीछे हो तो ज़्यादा ठीक है। आदर्श बात आगे हो और चेहरा पीछे हो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। जिस तरीके से हम एक भक्तों की फौज की आज जिक्र करते हैं, मीडिया के बारे में भी और आम लोगों के बारे में भी। सुधीश पचौरी जी का बड़ा फेमस कोट है कि ये भारतीय मीडिया का भक्ति का आपका दौर है ये, और लेकिन आम लोगों में भी भक्ति है। तो आपके काम को आपने खुद कहा कि कोई टोक दे,
तो फिर वो अगर एक बहुत कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म फिर आपके काम से आपके काम तक कहाँ से आएगा? लोग आपके भी भक्त हैं फिर? नहीं, वो मेरे भक्त नहीं है, दोनों में अंतर है। वो जिस भक्त को हम भक्त के रूप में पहचानते हैं वो एक संगठित ढांचे का प्रोडक्ट है और वो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट का पार्ट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों में बहुत अंतर है। हर फैन को भक्त नहीं कहा जा सकता है और हर चाहने वाले को भक्त नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक सुधीश पचौरी की बात है, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ, उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो कुछ भी एक कोटेशन में बोल देते हैं, उसका कोई आधार नहीं होता, भक्ति काल है। पर ये भक्ति काल नहीं है भारतीय मीडिया में, किसकी तरफ से भक्ति काल है ये भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जो दोनों में अंतर है, और मैं तो खुद भी लिखता हूँ कि आप मेरा फैन ना बने, मैंने बाकायदा लिखा है, और इस तरह का आचरण ना करें कि आप मुझे लेकर किसी पर टूट पड़े। ऐसा तो मुझे दिखता नहीं है कि दोनों में एक स्ट्रक्चर में, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आप लाखों लोगों की ऐसी फौज तैयार करते हैं, उसको आप किसी लोकप्रिय व्यक्ति के से आप इक्वेट नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप उसको ज़्यादा आप लेजिटिमाइज कर रहे हो, कि उसको ज़्यादा लेजिटिमाइज कर रहे हैं। 32 लाख व्हाट्सएप ग्रुप यूपी में है, अमित शाह ने कहा है, आप चाहें तो सच और झूठ दोनों फैला सकते हैं। वो दुनिया के पहले अध्यक्ष हैं जिन्होंने बाकायदा कहा है ऑन रिकॉर्ड कि एक झूठ चली व्हाट्सएप के जरिए मुझ तक भी पहुंची, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि जाके कि हम उस झूठ का फायदा नहीं उठाना चाहते। तो उन्होंने 32 लाख अगर व्हाट्सएप ग्रुप हो तो आप सोचिए कितने लोग जुड़ गए। मैं इस तरह का ग्रुप नहीं बनाता और ना ही जोड़ता हूँ, दोनों में बड़ा अंतर है। और इसी से हम लोग सवाल के जो दूसरे हिस्से में मैंने शुरू में बात की थी कि आपकी जर्नी के बाद हम लोग थोड़ी सी भारतीय मीडिया के बारे में बातचीत धीरे से घुस चुके हैं इसमें। एक आप ही की फॉर्मर कुलीग हैं, वो हमारे दफ्तर आई थी, उन्होंने एक बात कही, आजकल जो भारतीय मीडिया हो गया है उसको उन्होंने दो हिस्से में बांट दिया। उन्होंने एक कहा कि एक झोला छाप मीडिया हो चुका है और एक जो चमचा मीडिया हो गया है। ये शब्द मैं उनका एग्जैक्ट वही शब्द कोट कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, कि एक तरफ वो लोग हैं जो मौजूदा सरकार या मौजूदा जो सत्ता में पार्टी है उसकी हर बात को वो नकार देते हैं, वो मानने को तैयार भी नहीं कि एक भी कोई अच्छा काम है। और दूसरी जो मीडिया है वो आप में से कोई मान सकता है कि लिंचिंग अच्छा काम है? नो नहीं, मैं अपना सवाल पूरा कर लूँ। हाँ, मैं कि उन्होंने ये कहा कि दूसरी तरफ जो मीडिया है वो एक भक्तों की फौज हो गई है जो प्रधानमंत्री की हर बात और इस पार्टी और इस सरकार की हर बात को एकदम गॉस्पेल मान लेना। क्या वाकई मीडिया की स्थिति ये इस वक्त है? हमारे पेशे में कुछ लोग जो हैं वो तराजू लेकर दोनों तरफ संबंध बनाने के फिराक में रहते हैं। जब आप इस बात को कहते हैं तो जो खतरा आपके सामने बड़ा है उसको आप किसी तरह से छोटा बताना चाहते हैं और गैर मामूली बताना चाहते हैं कि नहीं यही एक खतरा नहीं है, एक और एक खतरा है। ये जो तुलना है कि ये एक तरह का मीडिया हो गया जो सब गलत बताता है और एक तरह का मीडिया जो बताता है जो केवल सही बताता है, आप 99% की तुलना 1% से नहीं कर सकते। तो बहुत सारे दिल्ली में पत्रकारिता के दौरान मैंने यही एक चीज जानी, बहुत लेट समझ में आई, काश ये पहले बात समझ में आ जाता कि जो पत्रकार लिखते हैं अंग्रेजी में खासकर, हिंदी वालों को तो आते हैं तो ऐसे ही पकड़ में आ जाते हैं, तो वो भाषाओं का इंटाइटलमेंट आप उसमें देखिए किस चालाकी से वो खेल करते हैं और उस खेल को करते हुए अपने लिए वो स्पेस बनाते हैं और अपने लिए स्पेस बनाते हुए वो कहाँ खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, तो पावर सर्किल से अपने आप को एडजस्ट करें। तो जब आप इस खेल को समझ जाएंगे तो आप इस नैरेटिव को और इस कंपैरिजन को भी आसानी से समझने लगेंगे कि क्या भारत में सचमुच दो तरह का मीडिया है। क्या टेलीग्राफ के अलावा भी किसी और अखबार ने सीएजी को लेकर क्वेश्चन मार्क लगाया था? तो क्या हम दोनों की पूरे भारत की मीडिया की तुलना टेलीग्राफ से कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं तराजू में? किस बटखरे से हम तौल देंगे? इंडियन एक्सप्रेस के जैसे अखबार ने भी हेडलाइन लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। क्या वहां भी अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग नहीं थे? बाकी का भी छोड़ दीजिए, 99.9% का मीडिया
एक तरफा गोदी मीडिया हो चुका है और वो सिर्फ सरकार का गुलाम नहीं बना है, वो रोज रात को और शाम को 24 घंटा आपके घरों में पहुंचकर आपके बच्चों को दंगाई बनाने की मानसिकता, इसकी तुलना आप एक या दो ऐसे अपवाद स्वरूप पत्रकारों से नहीं कर सकते हैं जो सरकार को खड़ा होकर क्वेश्चन कर रहे हैं। आज के काम में ये बहुत मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि इससे सीधे आपकी नौकरियां जाती हैं, संपादक हटा दिए गए। तो वो जो लोग कह रहे हैं, जो बैलेंस करने वाले इधर से उधर में, उनसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप क्या बैलेंस करना चाहते हैं? क्या बुलंदशहर में जिस भीड़ ने फसल बीमा का कोई कार्ड मिल गया, इससे आप ठीक करना चाहते हैं? हमें ये भी देखना पड़ेगा, बट वी हैव टू सी। का मार दिए जाने की संस्कृति को आप किसी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दिए जाने के सरकारी फैसले से तुलना करेंगे क्या? और सवाल तो यही है ना कि कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, वो अपने पत्रकारों से पकौड़े का जवाब दे रहे हैं। आप देखिए, आपको देखना तो पड़ेगा ना, आज ना कल। आपके पास विकल्प नहीं है या है नहीं है, वो आपका सवाल है, मेरा सवाल थोड़ी है। पूछना पड़ेगा ना कि प्रधानमंत्री कैसे अपने ही नियुक्त किए गए सेंसर बोर्ड के चीफ के साथ इंटरव्यू करा सकते हैं, जबकि प्रसार भारती या दूरदर्शन का एंकर भी इंटरव्यू कर सकता था। तो ये एक संस्कृति बनाई गई। आप पलट के जरा जाइए कि क्या कहा जाता था। नहीं, आप उनकी आलोचना मत कीजिए। और यही बात पत्रकारों से नहीं, विपक्ष के नेताओं से कही जाती थी कि नहीं, आप मोदी पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। ये क्या संस्कृति था? ये लोकतंत्र में ये कौन क्या गढ़ रहा था? इसलिए ध्यान से देखिए, और खासकर अंग्रेजी के उन चतुर पत्रकारों को भी जरा गौर से समझिए, जो लगता है कि पत्रकार जो गोदी मीडिया हो गया तो उसको समझने की जरूरत नहीं है। ये जो बीच वाले जो है ना, वो ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है। तो आपने जो जिक्र किया कि मीडिया इस हालत में पहुंच गई है जहां पर 99.9 एक तरफ है, 0.1 एक तरफ है, क्या ये अचानक से आज हम देख रहे हैं या इसकी जड़ें या उसकी बुनियाद कहीं और रख दी गई थी और आज उसका आपको ये नतीजा के तौर पर हमें देखने को मिल रहा? देश में मीडिया कभी उतना स्वतंत्र और मजबूत रहा है। लोग आपातकाल के समय से तुलना करते हैं, और इसकी हालत तो आज़ादी की लड़ाई के समय से ही आप देख लीजिए। गणेश शंकर विद्यार्थी इस अखबारों के बारे में क्या कह रहे हैं, गांधी जी क्या कह रहे हैं, तो पता चलता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में। तो पूरा स्ट्रक्चर में उसमें सरकार भी रहती है। पर चूंकि आपातकाल लागू हुआ था, इस वजह से आज जो हो रहा है हम उसको समझना बंद कर दें, ये जरूरी नहीं है। और जो लोग ताली बजा रहे थे वो दुनिया जानती है कि वो कौन लोग ताली बजा रहे हैं, लेकिन विरोध करने वाले भी कर रहे थे उसके विरोध। लेकिन आज का जो मीडिया है उसको आपको नए संदर्भों के साथ और नए सवालों के साथ देखना चाहिए, अगर आप ईमानदारी से देखना चाहते हैं तो। हाँ, इसके कंटेंट में गिरावट जरूर 2014 के बहुत पहले आ चुकी थी, जब बड़े बड़े हिंदी के अखबार और अखबार खत्म हो ही गए थे। खासकर न्यूज़ टेलीविजन आप याद कीजिए, वो दुनिया खत्म होने का ऐलान कर रहे थे और शमशानों में जाकर भूत ढूंढ रहे थे, बुराई ढूंढ रहे थे, तरह तरह की चीजें ढूंढ रहे थे। तो कंटेंट में से वो बहुत दूर जा चुके थे अपने जर्नलिज्म के दायरे से, और इसीलिए अभी भी उसको वो खबर कह रहे हैं। तो रात को अचानक इस तरह के कार्यक्रम चलने लगे और सारा कुछ बदलाव होता है। तो उसी बीच में एक अन्ना आंदोलन आता है, और अन्ना आंदोलन से भी उनको बहुत टीआरपी मिलती है, तो वो जाते हैं उसमें और वो सारे गेम में उसमें कूद जाते हैं, क्योंकि उसमें भी उनको कंटेंट नहीं जनरेट करना था। एक रामलीला मैदान में कैमरा लगाना था और उसको घंटों लाइव के लिए छोड़ देना था। पैटर्न वही था कि हम सबको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है रिपोर्टिंग में, तो आप टीआरपी किस लिए लाए? दुनिया खत्म करने के लिए तो नहीं। तो उस पैसे की जो कमाई हो रही है, उस कमाई का आप जर्नलिज्म में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? बहुत कम, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि उसी दौरान हर न्यूज रूम से रिपोर्टर खत्म किए जाते थे, और उसके पहले रिपोर्टर न्यूज रूम में थे लेकिन वो रिडंडेंट होकर रखे गए थे, और आउटपुट डेस्क के लोगों ने इस चीज को एक तरह से टेक ओवर किया, और वो 10 सेकंड के फुटेज को 30-30 सेकंड तक आ रहा है, जा रहा है, सावधान, ढांढ ढूंढ करना शुरू किए, और एक तरह से वो
लेस कॉस्ट के साथ मोर प्रोडक्शन वाला पूरा मामला था। धीरे धीरे वही मीडिया टेलीविजन खत्म हो गया था। तो इसकी नियति ये थी कि इसको खत्म होना था। इस बार जो हुआ 2014 के बाद से वो सिर्फ कंटेंट की गिरावट नहीं थी। अब तो ये भी तय किया जाता है कि किस किस को ऐड जाना चाहिए। आपको बताया गया कि हमारे सरकार ने पिछले 4 या 5 सालों में 5,000 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च किए। और क्या आपको ये बताया गया कि उस 5,000 करोड़ में से कितना करोड़ किस किस को गया? आप नहीं जानते। आपको हमेशा अधूरी जानकारी मिलती है, सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते। तो ऐड की वजह से क्यों कुछ अखबार बंद होने पड़ रहा है? टेलीग्राफ के 2 एडिशन क्यों बंद हुआ? क्यों उसे आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ा? कौन लोग हैं जो अब उस अखबार में ऐड देना पसंद नहीं करते हैं? क्या कोई उन्हें इशारा कर रहा है? ये सारी कहानियों को जाने बगैर मीडिया में आ रहे स्ट्रक्चरल चेंजेस को, कंटेंट के चेंजेस को हम नहीं समझ सकते जो पीछे से हो रही है। इनके बहुत सीधे सीधे प्रमाण नहीं होते हैं, लेकिन न्यूज रूम में भटकती आत्माएं अक्सर उनके मुंह से ये सब निकलती हुई आवाजें सुनाई देती हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं कि क्यों किसी खास जगहों को ऐड नहीं किया जा रहा, उनको फाइनेंशियली क्रिपल किया जा रहा है ताकि वो धीरे धीरे उनकी पहुंच समाप्त हो जाए, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे नहीं, और उस विज्ञापन के दबाव में वो कंटेंट बदल के वो हिंदू मुस्लिम डिबेट करें। जी, सोशल पे भी बहुत से सवाल आ रहे हैं। मैं वादा करता हूँ कि 1-2 सवाल जरूर लूँगा, और बस मैं 1-2 और सवाल रवीश से पूछूंगा, उसके बाद मैं फ्लोर ओपन कर दूंगा। ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की आपने बात की, आपने टेलीग्राफ अखबार का जिक्र किया, उसी टेलीग्राफ अखबार का एबीपी न्यूज़ चैनल है जिसमें आपने नाम नहीं लिखा, आपने कहा कि संपादकों को निकाला गया। लेकिन ये जो एक नई चीज़ देखने को आ रही है कि एक ही मालिक जो है वो मिरर नाउ भी चलाता है, टाइम्स नाउ भी चलाता है, एक ही मालिक एबीपी न्यूज़ चैनल भी चलाता है, और टेलीग्राफ अखबार की हेडलाइन आपने खुद ही जिक्र किया जहाँ संपादकों को निकाला गया एबीपी के। जो लोग हिंदी या उर्दू पढ़ते हैं, पता नहीं कितने लोगों को पता है कि जो दैनिक जागरण अखबार के मालिक हैं वही उर्दू अखबार इनकलाब के मालिक हैं, और दोनों को आप हेडलाइन देख लीजिए और कंटेंट देख लीजिए। तो ये जो नई चीज़ आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? वो दोनों तरह के बिजनेस में हैं। ये मालिकों को ये इनके 2 प्रोडक्ट के रूप में नहीं देखना चाहिए, उनको एक ही नज़र से देखना चाहिए। मालिक एक ही है, वो धंधा कर रहा है, लेकिन जो उसका मेन प्लेटफॉर्म जो है वो क्या कर रहा है वो देखना चाहिए। टाइम्स नाउ निश्चित रूप से मिरर नाउ से बड़ा है, जागरण निश्चित रूप से इनकलाब से बड़ा है। छोटे दायरे में आप क्या कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े दायरे में जागरण क्या कर रहा है, वो किस तरह की खबरें लगा रहा है, कठुआ के मामले में किस तरह की खबरें लगाता है, और एमजे अकबर के मामले में क्या वो खबरें छाप रहा था पहले पन्ने पे जब ये खबर शुरू होती है। तो इन सब चीज़ों को देखिए कि जो अखबार और एबीपी और टेलीग्राफ, बिल्कुल, और एबीपी का देखिए तो क्या हालत है, लेकिन उसका अखबार एक टंगा हुआ है कि एक टिकते टिकते तो बर्बाद भी हो रहा है ना, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इस टीवी का स्ट्रक्चर तो हमें समझ में नहीं आता कि देखिए एक सरोगेसी का भी मामला है कि कुछ एंटरप्रेन्योर का भी कुछ प्रोडक्ट को आपने लगता है कि ऐसा हायर कर लिया है कि उसको कैप्चर कर लिया है जो आपके कंट्रोल में चलता है कि आप वहाँ एडिटर की तैनाती मालूम नहीं, चर्चाएं होती हैं कि इनके कहने से हो जाती है। वो एडिटर साहब भी अपना प्रोमो उसी तरह से भौकाल टाइप से बनाते हैं, जैसे बहुत बड़े भयंकर पत्रकार चलते फिरते गली से निकलते हुए कैमरा फॉलो कर रहा है। तो कैमरा किसी को भी महान बना सकता है, और कैमरे पे जो महान दिखे तो उसको कभी महान इतनी जल्दी स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। ये लेसन, लेकिन ये एक पैटर्न उन्होंने बना के रखा हुआ है, पर वो इस वजह से भी है कि उसका एक असर ये भी दिखता है कि मीडिया की लेजिटिमेसी अब धीरे धीरे समाप्त हो तो रही है, और उसमें वो एक अपना स्पेस बनाकर रखना चाहते होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपने कहा कि लेजिटिमेसी धीरे धीरे खत्म हो रही है, इस प्रोग्राम का नाम वो भी जानी चाहिए, उसकी क्यों लेजिटिमेसी होनी चाहिए मीडिया की? इस मीडिया की लेजिटिमेसी होगी तो फिर लेजिटिमेसी को कुछ और कहना चाहिए। इस मीडिया की भी लेजिटिमेसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? तो आखिर फिर रास्ता कहाँ से? आप इसका मतलब आप तैयार अपने शहर के गुंडों आवारा को आप लेजिटिमाइज कर रहे हो, आप तैयार हो जाइए, फिर ठीक है। रास्ता क्या होगा? आपको सरकार रास्ता यही बताना है कि जिस अखबार को और जिस टीवी को आप प्रेस समझ के खरीद रहे हैं वो प्रेस नहीं है। ये पहला कदम है बताना।
इसमें बीच का रास्ता नहीं खोजा जाना चाहिए। और इस क्राइसिस को 2-4 अपवादों को लेकर उसको डाइल्यूट करने का प्रयास भी नहीं किया जाना चाहिए। नहीं तो आज की तारीख में निरंजन टाकले के पास 50 ऑफर होते अखबारों के संपादक बनने। कोई बना सकता है निरंजन टाकले को? एक खबर करने के पीछे वो कितनी तरह से वो बर्बाद हो गया। लेकिन दिक्कत ये कि निरंजन टाकले को बहुत ज्यादा लोग जानते भी नहीं है, तो उनकी लेजिटिमेसी और उनके बारे में लोग ज्यादा जाने पढ़े, उसके लिए आपने तभी तो मैंने कहा कि आप सिर्फ मशहूर चेहरों को जानने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि वहां से ध्यान तुरंत हटाइए जहां बहुत ज्यादा ध्यान का केंद्र बन गया है। सही। और फिर पलट के देखिए। यही लोकतंत्र में हम सब की भूमिका होनी चाहिए कि पलट कर देखिए जहां जिसकी बात नहीं हो रही कि क्यों इस देश में क्या ये इतना बुजदिल इंडिया है कि एक निरंजन टाकले को नौकरी नहीं मिल सकती? कोई किसी मालिक में औकात नहीं कि उसको नौकरी दे दे, और वो आके भाषण देगा यहाँ पे कि हम मीडिया के बारे में ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अगर आप इस मीडिया को देखने के लिए अगर आप भी अभी भी आप इसे चौथा स्तंभ कहना चाहते हैं और उसके विश्वास से देखना चाहते हैं तो आपका वक्त है। आप जानिए कि आप किसी गड्ढे में गिरना चाहते हैं एक बार। इतना कहीं हिंदू मुस्लिम डिबेट होता है क्या इंस्टीट्यूट खोल दिया जाए कि दंगाई कैसे बनाया जाए? क्यों नहीं खोल देते? हम उसी की डिग्री लेके आ जाते हैं। इतना फैसला हो सकता है टीवी पे। जिस एंकर को अखबार पढ़ने का वक्त नहीं, उसे पूछ तो लीजिए ना कौन कौन सा अखबार पढ़ता है। भगत सिंह को भी भाषण देने लगता है, किस रात को किस चीज का आगे भाषण देने लगेगा। तो इस स्थिति में क्यों पहुंचे? क्योंकि रिपोर्टर का नेटवर्क बर्बाद कर दिया गया। अब वो रिपोर्टर नहीं है। रिपोर्टर अगर आप रखेंगे न्यूज चैनलों में तो खतरा है, क्योंकि ये हो सकता है कि वो खबरों को खोजते खोजते कुछ ऐसी चीजें पकड़ ले, फिर उसको चलाना पड़ेगा और फिर मना करने का उसका अपराध बोध अपने ऊपर लेना पड़ेगा। आसान तो नहीं है। ना कहने के बाद रात दिन तो चढ़ता है, कब वो अपनी आत्मकथा में लिख देगा ये बात। तो वो ढांचा बर्बाद हो गया। तो सूचना आपके न्यूज रूम में नहीं है। आप किसी चैनल को ध्यान से तो देखिए ना, किसके पास सूचना क्या है। तो हर चीज विश्लेषण हो रहा है। डिबेट कराओ, मुर्गों की फाइट थोड़ी कराओ। सुबह से लेकर शाम तक डिबेट हो रहा है। प्रवक्ताओं की लिस्ट देखिए, 12-12 चैनलों में जाने का, 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे का, और इस तरह का अपडेट हो रहा है। हम सारे चैनल में हम ही जा रहे हैं। इस देश में हर विषय पे बोलने वाला एक पार्टी में एक ही प्रवक्ता है। तो हर जगह आप देखेंगे एंकर, स्पोक्स पर्सन, हर चीज लिमिटेड होते जा रहे हैं। और इंफॉर्मेशन को लाने के जितने भी सोर्सेज हैं उसको खत्म किया जाए। तो 4-5 लोगों को तो चलते फिरते आप कभी भी इधर से हटा के उधर लगा के आप मैनेज कर सकते हैं। तो मीडिया को मैनेज करना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा अब आसान हो गया। और इसमें कोई उम्मीद की किरण आपको दिखती है? उम्मीद तो सबसे पहले यही होनी चाहिए कि हम इसको समझे कि ऐसा हो रहा है। उनसे क्या उम्मीद करेंगे? मतलब ये मालिक क्या रातों रात बदल जाएंगे? अब मुझे नहीं लगता कि ये बदल पाए। अगर इस बड़े पैमाने पे पिछले 10-15 सालों में न्यूज चैनलों का खासकर मैं बता सकता हूं कि अगर उसका ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन इतना बर्बाद हुआ है, तो मैं कोई यहाँ उम्मीद की बिजनेस करने नहीं आया हूँ। मैं बहुत ही पॉजिटिव आदमी हूँ। मेरी बातों से आप निराश भी मत होइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ गाड़ी में बैठते ही कोई 2-4 पोस्ट लिखने में मैं भी बिजी हो जाता हूँ। पर ये इन सवालों को जो तस्वीरें मैं बता रहा हूँ, इसको आप कभी भी नेगेटिव, पॉजिटिव, डिप्रेशन या इन चीजों में मत देखिए। ये वास्तविकताएं हैं तो मुझे कहनी पड़ेगी। जो मुझे लगता है मेरे हिस्से की जो जानकारी है वो मुझे आपके सामने रखनी पड़ेगी। मैं उससे बेईमानी नहीं कर सकता। उम्मीद की किरण यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग समझें कि ये मीडिया, भारत का मौजूदा मीडिया, भारत के लोकतंत्र को और उसके लोकतांत्रिक समाज को बर्बाद कर रहा है। पहले लोगों ने लोकतंत्र के सिस्टम के साथ अलाइनमेंट किया, लेकिन अब यह है कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, इसकी जो भाषा है, लोकतांत्रिक भाषा है, जो आपका मिजाज है, इसको खत्म कर दिया जाए, ताकि आप ताली बजाएं कि चलो यार एक सुबोध कुमार सिंह ही तो मारा गया है, कौन सी बड़ी बात। रवीश, मैं फ्लोर ओपन करूंगा, लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी बात आपसे। यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं जो खासकर इतनी सुबह आए हैं, उसमें ज़्यादातर मुझे बताया गया है कि वो जर्नलिज्म के छात्र भी हैं, छात्राएं हैं। उनको आप कुछ अगर कहना चाहें तो उसके बाद मैं फ्लोर ओपन कर दूंगा।
नहीं, कोई ऐसा संदेश मत हाँ, लेकिन कुछ बुनियादी बातें हैं कि थोड़ा और क्वेश्चन करना सीखिए। पुराने स्कूल का आदमी हूँ तो मैं कहता हूँ कि पढ़ना भी सीखिए और पढ़ते हुए उन चीज़ों को समझना भी सीखिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। आप हिस्ट्री की चीज़ों को भी पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस की भी चीज़ों को पढ़िए, थोड़ा टहलिए, चलिए, लोगों से मिलिए, फिर लिखिए। ये बुनियादी चीज़ें हैं। इन बुनियादी चीज़ों के बगैर आपकी ज़िंदगी में अगर वो मौका आ भी गया तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप वही करेंगे जिनकी आप आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे यही कर सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं? चीखने लगते हैं, तबला की तरह बाल बाल बिखरा के कुछ बोलने लगते हैं, मारो पीटो, इस तरह की भाषा, इस तरह की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये तभी होता है जब आप खाली होते हैं। अगर आप पढ़ने का विकल्प कुछ और आपने तय कर लिया जिंदगी में, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई विकल्प है। तो कुर्सी पे जमाइए, अपने आप को टिकाइए, नए नए ज्ञान के साधनों तक पहुंचिए, विषयों तक पहुंचिए, अपने आप को जरा गंभीर बनाइए, वरना आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। और इसी के साथ मैं फ्लोर ओपन करता हूं, लेकिन मैंने कहा कि सोशल पे बहुत सवाल आ रहे हैं। एक सवाल के साथ मैं फ्लोर ओपन करूंगा। राजकुमार जी हैं जयपुर राजस्थान से, वो आपसे पूछते हैं कि रवि जी, पहले रिपोर्टर्स ज्यादा होते थे, जो आपने भी बात कही, जगह जगह से रिपोर्टिंग होती थी, लेकिन क्या आजकल पर्सनालिटी बेस्ड, एंकर बेस्ड और एंकर सेंट्रिक रिपोर्टिंग का सिलसिला शुरू हो गया? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। अक्सर मैं यही कहता हूँ, ये जो स्टार सिस्टम आप देख रहे हैं जर्नलिज्म में, दरअसल यही उसकी क्राइसिस का रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि न्यूज रूम खंडहर हो चुके हैं, घटिया लोगों से भर गए हैं वो, और वो 4 फेस बनाकर 4-4 घंटा एंकरिंग कर रहा है। वो बात वो सही कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग अगर आप खत्म हो जाएगी चलेगा, और सारा इस इन्वेस्टमेंट जो है उस स्टार के पैकेजिंग के आसपास घूम रहा है, उसमें आपका कुछ है नहीं। तो इनका कहना बिल्कुल जरूरी सवाल ये है कि यही, चूंकि आपने रिपोर्टिंग के सिस्टम को खत्म कर दिया, न्यूज रूम में आपने फैक्ट चेकिंग का सिस्टम खत्म कर दिया, तो अब आप क्या करते हैं? न्यूज रूम तो चलाना ही है, तो आप ले आए एंकर। एंकर जो होता था वो पहले न्यूज पेश करके चला जाता था, अब उससे कहा गया जो मर्जी आए तुम करो, लेकिन मर्जी हम तय कर देते हैं, बाकी तुम करो। माफ करिए, मैंने कहा कि मैं फ्लोर ओपन कर दूंगा, लेकिन एक सवाल अब मेरे जहन में अचानक आ गया कि आपके लिए कितना मुश्किल है कि हम लोग आपको रवीश की रिपोर्ट की वजह से जानते हैं, और रवीश एक एंकर भी है और फिर भी सड़कों पे भी रिपोर्टिंग करता है, लेकिन ये बैलेंस बनाना, या कभी कभी ये दिक्कत होती है कि मैं भी कहीं रिपोर्टर से वो स्टार एंकर तो ना बन जाऊँ? ज़हनी तौर पे तो मैं नहीं बना हूँ स्टार वाला, उन चक्रों में मैं नहीं रहता हूँ। हाँ, ध्यान जरूर रखता हूँ कि मेरा आचरण कुछ वैसा ना हो जिससे लोगों को ठेस पहुँचे। ये एक भाव आ गया है, पर कोशिश करता हूँ कि इसकी वजह से मैं अपने आप को ऐसी बात लिखने से ना रोकूँ जिससे मैं ये सोचने लगूँ कि आप नाराज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। उसकी चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिंदगी बदल गई है, और मुझे अभी भी लगता है कि मेरी ज़िंदगी और आसान हो सकती थी कि अगर मैं जिनकी आलोचना कर रहा था इस सिस्टम की, वो मैं करता था। कभी कभी जब डिबेट करना पड़ता था, पहले जब मैं करता था, उसी दौरान मैं एक चीज़ समझ गया था, और गोरखपुर प्रेस क्लब के लिए किसी प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप लिखिए, तो करते हुए ही उस प्रोसेस में मुझे समझ में आ रही थी बात कि ये जनमत को समृद्ध करने का या ओपिनियन को एनरिच करने का फॉर्मेट नहीं है, ये ओपिनियन को किल करने का फॉर्मेट है, उसकी पूरी डाइवर्सिटी को खत्म करने का। तो मैंने उनसे कहा कि मैं यही लिखना चाहता हूँ, पर मुझे कौन जानता है? तो उन्होंने कहा नहीं, आप ठीक है, आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख दीजिए, लेकिन जिस फॉर्मेट में मैं करता हूँ उसमें बहुत मेहनत लगती है, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक उसी के बारे में सोचना, और उस 1 घंटे को बनाना, कंटेंट से भरना, उसमें तरह तरह के इंफॉर्मेशन जो मीडिया में पब्लिश हैं उससे, किताबों के जरिए या लोगों से बात करने के जरिए, वो बहुत मुश्किल काम है, वो आपको बीमार कर देता है, इसलिए बहुत जल्दी बीमार भी हो जाता हूँ। उस
उसमें बिल्कुल वक्त नहीं होता है। लेकिन डिबेट कीजिए आराम से, सो के मैं 3 बजे भी सो के घर चला जाता। हाँ जी बताओ क्या टॉपिक है, एग्जैक्टली यही होता है। वो राहुल गांधी ने ये बोल दिया है, मोदी ने ये बोल दिया, अच्छा चलो भेड़ा लड़ाओ भेड़ा लड़ाने लग गया, 2 प्रवक्ता गाँव की बात है। मैं यहाँ क्या करूँ। तो अचानक वो मुझसे घबराने लगे, तो उन्होंने मेरा बहिष्कार कर दिया। तो मैं बहुत खुश हो गया, जाओ भाई तुम बुलाए आए थे, तुम बुलाए भागो जाएगा तुमको बुलाने के लिए। तो भगा आगे, तो मैंने कहा जाओ छोड़ ही दिया। कोई कहता था एक बार बात कर लेंगे ना, बात बस मत करो, तो कहीं आ गया तो तो लेकिन उस जगह को आप कंटेंट से भरने की रोज की चुनौती है। और आप जब सुबह उठते हैं तो ये होश नहीं रहता कि आप रवीश कुमार हैं, पता रहता कि आज कैसे कर पाएंगे, तो याद आ जाती है, बहुत मुश्किल काम। हम सब चाहते हैं कि आप की सेहत अच्छी रहे, और इसी के साथ मैं फ्लोर ओपन करता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत से सवाल होंगे, लेकिन सवाल के सिर्फ 2 शर्तें हैं मेरी। एक स्पेसिफिक छोटा सवाल हो, और आसान सवाल मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा। जितना हो सके आप मुश्किल सवाल रवीश से पूछेंगे। सर पासवर्ड मत पूछिए। एक मिनट कोई मुझे हेल्प कर देगा? एक इधर से और एक इधर से लेंगे आप। हाँ सर मैंने पहले कह दिया, आसान सवाल बिल्कुल मैं नहीं लूंगा। हाँ ठीक है, जोर से फिर आप माइक ले लीजिए ताकि रिकॉर्डिंग हो जाए। रवीश जी नमस्कार, मैं MA पत्रकारिता का छात्र हूँ और भविष्य में एक न्यूज एंकर बनना चाहता हूँ। तो जो कॉलेज में हमारी किताबी पढ़ाई हो रही है, इसके अलावा इस विद्यार्थी जीवन में मैं ऐसी कौन सी स्किल्स डेवलप करूँ, ऐसे क्या काम करूँ कि मेरे लिए भविष्य का मार्ग, एंकर बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाए? अच्छा सवाल है। एक तथ्य स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं है कि भारत में पत्रकारिता की पढ़ाई 3rd क्लास है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। हम गर्व करते हैं वैसे भारत में, हाँ बहुत गर्व करते हैं। एक भी यूनिवर्सिटी की धमकी नहीं, लेकिन मैं गर्व करता हूँ। मुझे शक है कि आपको जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं वो अच्छी किताबें हैं या नहीं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप पहले दिन से एंकर मत बनने की कोशिश कीजिए। यस, बहुत कुछ ये एक दूसरे तरह का पेशा है जिसमें आपको अपनी यात्रा तय करनी पड़ती है, और वो यात्रा तभी अच्छी होगी जब आप रिपोर्टिंग से तय करेंगे। आप अलग अलग जगहों पे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, आप देखेंगे कि आपके नजदीक आने वाले लोग आपसे किस तरह से बात कर रहे हैं, आपको उन तक पहुंचने के लिए किस तरह से बातें करनी पड़ती हैं, और बहुत तरह से सूचनाओं को जमा करना, उनको प्रोसेस करना, ये इस हार्डवर्क से और इससे जुड़े पेन से, दर्द से भी गुजर के आप ज़्यादा बेहतर निकलेंगे। और कुछ नहीं तो कम से कम 5 साल 6 साल तो आप ये ज़रूर करें। उसके बाद आप जब एंकरिंग करेंगे तो फिर लगेगा कि हाँ ठीक है, तूफान में नाव को हम बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे, और कोई देरी की बात नहीं है। आप देखते ही हैं कि एक फिल्म से एक हिट होता है, दूसरा फिल्म से दूसरा हिट हो जाता है, वो कोई चिंता की बात नहीं। वो आप अच्छे एंकर भी बन जाएंगे, तो तैयारी उसकी कीजिए। और पढ़ने का थोड़ा सा, अखबार पढ़ने का तरीका थोड़ा आप बहुत क्रिटिकल होकर पढ़ें तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपके पास पढ़ने की किताबें कम हैं, उन किताबों के बारे में जानकारियाँ कम हैं, तो जो उपलब्ध चीज़ें हैं उनको ज़रा ध्यान से पढ़िए। और अब उतनी मुश्किल नहीं है, जैसे IMC की लाइब्रेरी वो भी काफ़ी ठीक ठाक है, और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ पे मीडिया की किताबों का विश्लेषण होता रहता है, आपको पता चल जाता है मोटा मोटी। तो थोड़ा उसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपको पे करेगा। मैं सीधा सीधा बताता हूँ कि अगर आप 4-5 साल मेहनत करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। रवीश जी नमस्कार, मैं कर्नल सतीश शर्मा हूँ। और जैसे प्रधानमंत्री साहब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने थे और पहली बार पार्लियामेंट गए थे, उन्होंने पार्लियामेंट की स्टेप को प्रणाम किया था कि एक बंदी डेमोक्रेसी। अब वो क्या डेमोक्रेसी है, उसमें महात्मा गांधी ने भी बहुत कहा था, जब तक ये एक छोटे से छोटे आदमी तक भी इसका मतलब उसको ना किया जाए, उसको जब तक उसका रिजॉल्व ना किया जाए उसके इशू, तब तक ये डेमोक्रेसी नहीं है। अब जो 4th पिलर है, ये मैं आपको अपने इशू के ऊपर एक सोचता हूँ कि आप मेरे साथ इस पिलर पे खड़े होंगे कि नहीं होंगे। एज ए 4th पिलर, अगर महात्मा गांधी और सरदार पटेल और बोस होते हैं, मेरे साथ जरूर होते हैं। एक इशू है जो कि मैं काफी 3.5 साल से मैं कर रहा हूँ इशू को, ये है एक सेबी के चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने एक लेक्चर दिया
GID मेमोरियल लेक्चर, जिन्होंने उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत बोला। संक्षिप्त में यह है कि डेमोक्रेसी में राजा भी प्रजा का मतलब सेवक है, ये उनका शॉर्ट में। अब मेरा इशू सेबी से चल रहा है, मैं पिछले 3.5 साल से उसके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैंने सेबी को लिखा, फिर मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा, मैंने उन दोनों से फोन में बात की उनके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में। फिर मैंने उस इशू को लॉ मिनिस्टर के पास भी भेजा कि जब वो नतीजा उन्होंने ठीक से नहीं दिया, सेबी मेरे को, जबकि मैंने सेबी के चेयरमैन को पर्सनली फैक्ट चीजें बताई और उनको दिया। उसके बाद मैंने ये लॉ मिनिस्टर को भी दिया क्योंकि उन्होंने फेसबुक पे। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैंने पीएमओ को भी लिखा, पीएमओ को मैंने फोन किया कि मैंने जो इस इशू पे कर रहा हूँ। अब मैंने उनको ये भी बताया कि मैं मनमोहन सिंह के टाइम पे मैंने इसका आपका रेस्पोर्ट का मैंने नेट जॉइंट किया था और मैं पीएमओ से मिलना चाहता हूँ। जब मैं पीएमओ में थे मनमोहन सिंह साहब, तो वो कई पब्लिक से भी मिलते थे। मैंने उनको बताया और मैंने कहा मैं ऐसी बात बताऊंगा जो मोदी साहब का सीना 2-4 इंच और चौड़ा हो जाए, क्योंकि जो उसमें खासियत है वो आप जन मतलब अगर वो उस बात को जाने के लिए पीएम के रिजल्ट में ऐसी बात है तो हमें भी करना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए। तो उसके मैंने उसको किया, उसमें सेबी ने उनको डॉज ही नहीं किया, सबको डॉज कर रहे थे। उन्होंने उसमें झूठ भी बोल दिया, जो कि मैंने ट्वीट करके पीएमओ को बता दिया, फोन में बता दिया, कोई उन्होंने रिएक्शन नहीं किया। आपका सवाल क्या है कि मैं चाहता हूँ कि रमेश जी इस इशू को, अभी क्या है कि जो पब्लिक ग्रीवेंस, मैं इसी का जवाब, बहुत अच्छा सवाल आपने बताया। नहीं अभी मैं बताता हूँ, हो गया, समझ गया, हो गया। ये जो मैं न्यूज रूम के इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रक्चरल बर्बादी की जो बात कर रहा प्लीज, था, मैं यही कह रहा था कि हर कोई चाहता है कि हर विषय में करूं। मैं हर विषय करने के लिए योग्य नहीं हूं। मैं अचानक से एक ट्रैक से उठ के एक दिन में कैंसर की बीमारी के बारे में न्याय नहीं कर सकता। यही हो रहा है कि आप उस एंकर से सब उम्मीदें कर रहे हैं। ये काम जो न्यूज रूम में बहुत तरह के रिपोर्टर होते थे, तो एक बिजनेस रिपोर्टर होता था जो सेबी के आचरण और उसके जो भी होते हैं CII वगैरह, जो तारीफ करने, स्वागत करने वाली जो संस्थाएं हैं भारत में, तो इन लोगों की चीजों को वो समझते थे, उन बातों को समझते थे। चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। जो आज का दायरा है वो उसी दुनिया में जाके समझने का दायरा है कि किस तरह की डील हो रही है, कंपनियां किस तरह से मर्ज कर रही हैं, उसमें क्या खेल हो रहा है। ये सब समझने की योग्यता और क्षमता एंकर में नहीं है। और ये स्पेसिफिक काम है जिसको लगातार एंकरिंग से हटके रिपोर्टिंग के मंच से किया जाने वाला ये काम है। तभी वो जाके उसकी गुस्ताखियां पकड़ेगा और तभी वो ज्यादा विश्वास से करेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि इस तरह की चुनौतीपूर्ण रिपोर्टिंग, जिसमें ज्यादा मेहनत है, जिसमें समझने की जरूरत है, न्यूज चैनलों की दुनिया से खत्म हो गई है। बीच में एक आध अपवाद होता, प्लीज उसका रेफरेंस ना दे, मैं अपवाद के लिए नहीं आया हूँ, और यही उसका नुकसान है। थैंक यू सर। हाँ प्लीज। Hello sir, I'm a literature student sir, and I was going through your book और आपने एक बहुत ही important element के बारे में discuss किया है sir, fear के बारे में। That any aspirant who wants to write, उसका सबसे बड़ा जो major challenge है वो है fear to write the truth. So because you're a well-established person sir, आपको well-researched हैं आप, but for people like us who are just stepping into a domain like journalism, how can we overcome this fear of writing the truth, and how do we believe that if we write the truth we won't be kicked out of our jobs? नौकरी मेरी भी जा सकती प्लीज सवाल है, सिर्फ एस्टैब्लिश्ड होने से डर चला जाता हो ऐसा नहीं। कल रात ही कुछ ऐसा जाना जिसे काफी डर था, है ना। हमें मालूम नहीं है कि अगले क्षण हम किस सूचना के सामने खड़े हैं और उस सूचना का क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है लार्जर सोसाइटी के लिए, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए और आसपास के लोगों की ज़िंदगी के लिए। तो ये इस डर से आप जिस मात्रा में गुजर रही हैं या सोच रही हैं, उससे मैं रोज़ गुजरता हूँ। अगर मैं आगे कहूँ मुझे तो कोई डर नहीं लगता है, ये सब झूठ की। लेकिन हम सबको धीरे धीरे इसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए। भारत जैसे अनैतिक समाज में, जहाँ नैतिकताएं कई तरह की हैं, परिवार से लेकर समाज में रिश्तेदारी है ना, वैसे समाज में ईमानदार होना एक बहुत मुश्किल काम है। तो रोज के साथ आपको ये अभ्यास करना पड़ता है कि हम कम से कम बेईमान कैसे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार कैसे हैं। ये मात्रा आप बढ़ाते चलिए,
अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखिए। ऐसे किसी लड़की के संपर्क में आप अगर लड़की हैं तो ना जाए जो दहेज लेता हो। यस। जूता मार के भगाइए उसको, कहिए कि नमस्ते समझाओ। उस तरफ धीरे धीरे चलिए और धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप अपने डर को खत्म करते चलिए, लेकिन किसी भी डर से पीछे मत हटिए। तो आपका रणनीतिक फैसला हो सकता है कि आज आपने इसको नहीं बोला है, लेकिन दिन रात सोचिए कि क्या और तरीका हो सकता है जो आपने बोल दिया। जैसे मैंने यहाँ कोई बात कह दी और आपको पता भी नहीं। वाह वाह। कुछ सवाल मैं पीछे के दूंगा जो फ्रंट से बहुत सवाल आ चुके हैं जी। हेलो सर, मैं मयंक हूँ सर, मैं भी बीकॉम कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सर मेरा सवाल था कि जो आजकल दौर चला हुआ है मसाला फिल्मों की तरह मसाला खबर बनाने का, उसमें आगे क्या उम्मीद दिखती है आपको कि ये दौर कब खत्म होगा कि हम असली खबरें देख पाएंगे न्यूज चैनल्स पे? नहीं, अब वो होना मुमकिन है। मतलब उसकी ब्लेंडिंग होते रहेगी। उन्हीं न्यूज चैनलों में कुछ ऐसा रहेगा जिसको आपको लगेगा कि हाँ ये न्यूज करने वाले हैं, लेकिन ज्यादातर काम उसका वो मसाला उत्पादन का ही है। और जो टीवी का मौजूदा ढांचा है उसमें बहुत जल्दी ऐसी कोई तारीख नहीं दिखती है कि मैं बता दूं कि 26 मई 2019 के बाद सब समाप्त हो जाए। ऐसी कोई तारीख नहीं है। अरे सर उसके मजबूरी बाद में ये पूछ रहा समाप्त नहीं होगा, ये चलेगा। लड़ना आपको पड़ेगा एक दर्शक के रूप में कि आप इस टेलीविजन से कितना लड़ पाते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस टेलीविजन से लड़ना चाहिए। अगर आप नेताओं से नहीं लड़ सकते हैं, सिस्टम से नहीं लड़ सकते हैं, तो अपनी जिंदगी में एक बार तो लड़के देखिए। इस मीडिया से तो लड़ो। इससे भी नहीं लड़ पाओगे तो फिर किससे लड़ोगे, और बिना लड़े क्यों जीते हो जिंदगी? हाँ प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, मैं शिवांगी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर। सो मेरा क्वेश्चन ये है दैट बीइंग एन एविड राइटर, किस हद तक एक लेखक को अपनी लिखाई में न्यूट्रल होना चाहिए? मतलब इस तरह से लिखे कि उसकी अपनी पर्सनल सोच या साइकोलॉजी रीड करने वाले की साइकोलॉजी पे अफेक्ट ना करे और वो अपने लिए सोच सके। किस तरह से लिखा जाए, या न्यूट्रल होना चाहिए या नहीं? ये दो क्वेश्चन हैं। जिंदगी में कुछ बातें बहुत बुनियादी हैं शिवांगी, कि आप कुछ भी लिखें और कुछ भी बोलें, वो नफरत को जायज ठहराने के लिए नहीं होना। अगर आप उस बात से आपकी ईमानदारी है इसके प्रति, तो आपके लिखने में कम से कम बेईमानी होगी। कि अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट को लेके झूठ, जैसे नेहरू को लेके गढ़ा जाता है, वो सिर्फ नेहरू को बदनाम करने का प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। वो भारत के इतिहास में जो दुनिया का सबसे शानदार आंदोलन था, स्वतंत्रता संघर्ष का आंदोलन, और सिर्फ आज़ादी का आंदोलन नहीं। उसी दौरान कोई अम्बेडकर अलग खंभा गाड़े हुए हैं, उसी दौरान कोई भगत सिंह अलग खंभा गाड़े हुए हैं। इतनी विविधताओं का और इतने अलग अलग वैचारिक सोच के नेताओं से भरा आंदोलन दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ। जहाँ भी हुआ वहाँ कोई 2 लोग थे, 3 लोग थे या 4 लोग थे, यहाँ हजारों लोग थे। इसलिए कि हम उन तक पहुँच भी नहीं पाते। यही वजह है कि हम सबके साथ एक समय में एक जिंदगी में पढ़ते हुए भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये हमें उस आंदोलन की जो अच्छी मेमोरी थी उसको खत्म करने का प्रोजेक्ट था। तो ये अगर इस प्रोजेक्ट से अगर आप नेहरू की हिस्ट्री लिख रही हैं तो वो गलत है। लेकिन आपकी ईमानदारी ऑब्जेक्टिविटी से ज़्यादा फैक्ट्स के प्रति होनी चाहिए कि वो फैक्ट्स आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं। अगर आप फैक्ट्स के प्रति ईमानदार हैं तो आप ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन पहले हम ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उस हिसाब से हम तथ्य ढूंढें, ऐसे यात्रा मत शुरू कीजिएगा। पहले आप तथ्यों को ढूंढ लीजिए, फिर आप क्या पेश कर रही हैं वो आपकी अपनी जवाबदेही और आपके ईमान पे निर्भर। आप माइक काम कर रहा? हेलो सर, मैं रजनी जावेद से टीवीजी के स्टूडेंट हूँ। सर आजकल मीडिया पर हमले हो रहे हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता कोई पसंद नहीं कर रहा। ऐसे में जब आप सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हैं और हम सबके लिए एक आइडियल है, पिलर की तरह है, तो आपको डर नहीं लगता उस सत्ता तंत्र के खिलाफ जिनके खिलाफ आप आवाज उठाते हैं, तो वो स्टेप कहाँ से लेकर आते हैं सर? और हम लोग भी भावी पत्रकार हैं, तो अगर हमें आपकी तरह पत्रकारिता करनी है तो क्या करना होगा? मैं इस सवाल से ही असहज हो जाता हूँ जब ये डर वाला सवाल आता है। 2 सवाल आते हैं। देखिए, ये क्यों हुआ है और ये कब से हुआ जब डर की बातें ज्यादा होने लगी।
ये हमको समझना पड़ेगा कि क्या हमने डर को अपने भीतर डर को बिठाने के लिए किसी को चुना है। जब मैं कुछ लिखता हूँ और बोलता हूँ तो दो लोग क्यों मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री और अमित शाह के बारे में मत कुछ बोलो, क्यों नहीं बोलते? हमारे प्रधानमंत्री कोयला खदान की माफिया नहीं है जो मुझे इनसे डरना चाहिए, क्यों डरते हैं? इस सवाल को अपने भीतर ये जगह ही नहीं देती। अगर आपको डर लगता है तो रोज 10-12 बातें उनके बारे में लिखिए, अपने आप को डर से मुक्त करने की, क्योंकि ये ड्रिल तो करना पड़ेगा ना। अगर कोई व्यक्ति डर का, अगर उसके होने से डर है, बोल देंगे, लिख देंगे, नौकरी चली जाएगी, जान चली जाएगी, तो मुझे लगता है कि उसका नाम लेकर बोला जाना चाहिए, पूछ लेना चाहिए उनके सामने कि आपके लोग डरते इतना क्यों। तो एक भीड़ बना दी गई है जिसकी वजह से समाज में डर को स्थापित किया गया है। समाज को उस डर से लड़ना पड़ेगा अपने भीतर, वरना आपको एक दिन यकीन हो जाएगा कि नहीं, आप इससे नहीं लड़ सकते। और जिस दिन आपको ये यकीन हो जाएगा, आप हिंदुस्तान की 90-100 साल की मेहनत को, उस लड़ाई को जिसने लोकतंत्र को हासिल करने के लिए, वो लोगों ने, आपको सिर्फ नेहरू और पटेल का नाम जानते हैं, उनके साथ जेल ऐसे लोग भी गए जिनको लिखना और पढ़ना नहीं आता था, अपनी बायोग्राफी नहीं लिखा उन्होंने, आप उनके बारे में नहीं जानते। उन लोगों के साथ भी वादा खिलाफी हुई कि हमने दो लोगों से डर की वजह से अपने लोकतंत्र का बेड़ा पार किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोगों के नाम से पूरा देश डर जाएगा? ये क्यों होना चाहिए? तो इस सवाल को अपने जहन में एक सीमा से ज्यादा आने मत दीजिए, चौकस रहिए, सतर्क रहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका फोकट की भूमिका नहीं है। वो जो चुनाव आयोग बताता है 80% मतदान देने चले गए, ये लोकतंत्र जिंदा है, दरअसल वो आधी बात बताता है, बल्कि वो कोई बात ही नहीं। लोकतंत्र में हम सब की भूमिका, हम सब एक ही नहीं, एक ही क्यों है, हजार क्यों नहीं है? अगर वो मेहनत और सतर्कता की नहीं होगी, जानकारी तक पहुंचने की नहीं होगी, लोगों तक पहुंचाने की नहीं होगी, इसका मतलब है कि हमने अपनी नियति तय कर लिया कि हमें कोई एक आदमी आकर डरा सकता है, घूर देगा तो डर जाएंगे, वो कुछ बोल देगा तो डर जाएंगे। इसलिए डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों तक व्यक्तिगत रूप से अगर मीडिया नहीं पहुंचा रहा है तो आप खुद भी मीडिया बन जाइए। बस में चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए, लोगों से मिलते जुलते हुए लोगों तक पहुंचाइए कि हिंदुस्तान इस हालत में क्यों है, क्यों किसी को इस तरह से भीड़ आती है और घेर कर मार जाती है। एक घटना तो नहीं हुई है ना भीड़ की, आपको डर तो वही है कि भीड़ आ जाएगी। तो वो भीड़ का उपाय क्या है? उस भीड़ का यही उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा सही सूचना से लैस नागरिक हो और ज्यादा से ज्यादा सही सवालों के साथ लैस नागरिक हो। अगर आप इन दो चीजों खूबियों के साथ आगे बढ़ती हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हमें डरने की जरूरत है। टाइम तो वैसे हो चुका है, हम लोगों ने 10 मिनट के लिए स्टार्ट किया था, तो हम 1 मिनट और लेंगे। लेकिन मुझे ऑर्गेनाइजर ने 2 अनाउंसमेंट करने की कहा। एक तो ये कि इस सेशन के बाद एक राउंड टेबल डिस्कशन होगा आर्ट एंड पॉलिटिक्स पर। आर्ट एंड पॉलिटिक्स पर इमीडिएटली इसके बाद एक सेशन होगा जिसमें आप सब जरूर तशरीफ लाएं। और इस प्रोग्राम में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में ज़्यादा बातें नहीं की, तो 3 बजे यूपी की पॉलिटिक्स पर चर्चा होगा। तो आप जरूर, जिनको यूपी की राजनीति में इंटरेस्ट है, वो जरूर उस सेशन में शामिल हों। या सर, मेरा सवाल आपसे है कि आप बार-बार कहते हैं कि टीवी मत देखो, इधर सुधीर चौधरी साहब भी कहते हैं टीवी मत देखो। आप दोनों लोग अपने संस्थान में बॉस लेवल पे हैं, तो आप लोग क्या कंटेंट तैयार कर रहे हैं कि आप लोग खुद कहते हैं कि मेरा माल मत खरीदो? आप मैं और एक थोड़ा सा एक सवाल और भी करें, किसी से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, वो किसको देख के बोल रहे हैं, किसको सुन के बोल रहे हैं, मुझे सुनना नहीं, ठीक। लेकिन मैं जो बोलता क्वेश्चन है वो पूछ ले, फालतू के मुझे लगता है कि मैं सही ये कहने का मेरा मतलब ये है, जब आप टीवी को देखो तो आँख कान खोलना, ये मत देखो कौन महान क्वेश्चन है पूछने का, ये मत देखो। आप उसमें देखो कि उसका अनुपात क्या है, किस नेता की रैली दिन में 4 बार घंटों दिखाई जाती है और किस नेता की रैली गायब होती है। ये सिर्फ आपके पसंद का मामला नहीं, ये लोकतंत्र में बराबर स्पेस का मामला है। आप उसको देखिए। मैं कोई बॉस नहीं हूँ, मैंने कहा कि मैं किसी बॉस के पद पे हूँ नहीं, एक डेजिग्नेशन है, और मैं बॉस की कोई भूमिका परफॉर्म नहीं करता हूँ। कर भी रहा होगा तो ये सिर्फ बॉस हो जाने से नहीं बनता, समझ रहे हैं ना? जो नियंत्रण की पूरी प्रणाली है उसमें बॉस होना बहुत एक छोटी सी बात है।
Second question, no. That young lady. So I watched an NDTV segment of yours along with other journalists like Rana Ayub and Swati Chakraborty about the abuse and the harassment that you faced on the hands of the public after doing certain anti-government stories. And in that panel, you talked about how the abuse and the harassment that you faced seemed systematized and structural. So could you elaborate on that? ये अभी तो मैंने कहा कि ये पूरा एक ढांचा है और ये जो आईटी सेल अब ये एक तरह से ही एक मेन पॉलिटिकल पार्टी बन गया और आप जाकर देखें तो किस तरह से इसकी अहमियत बढ़ती चली गई। ये पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर दूसरे और रूप में किन किन कंपनियों के जरिए काम कर रहा है ये जानना बाकी है। कभी कभी सुनने को मिलता है कि उसकी एक कंपनी है जो जाकर अलग से सर्वे कराती है, अलग से उसके पूरे एक कंपनी आ जाती है जो किसी नेता के साथ पार्टी के साथ अटैच कर जाती है, उसका सोशल मीडिया मैनेज करने लगती है। तो ये उसी तरह का एक ढांचा है, फॉर्मलाइज तो हो गया है। लेकिन तभी मैंने कहा कि जब अमित शाह ने राजस्थान के कोटा में यह बात कही कि हमने और वो किस मीटिंग में गए, वो आईटी सेल के सेल योद्धा या आईटी योद्धा करके उसका पूरा नाम था, उस मीटिंग में गया था। उनको वॉरियर के रूप में एक तरह से पहचान दिलाई जा रही है, ये हमारे वर्कर और वॉरियर। तो वर्कर की जगह वॉरियर ने ले लिया है शब्द। तो वो वॉरियर क्या कर रहा है? दोनों में बड़ा अंतर है ना। डेमोक्रेसी में एक पार्टी का पॉलिटिकल वर्कर और एक पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर के एंगेजमेंट में और दो पार्टी के वॉरियर के एंगेजमेंट में बड़ा अंतर हो जाता है, इमेजरी में, अंडरस्टैंडिंग में, हर तरह के मेटाफर में भी। लेकिन उन्होंने यही कहा ना कि यूपी में, अकेले यूपी में हमने 32 लाख ग्रुप बनाए हैं और कोई वो टाइमिंग भी बताते हैं, मुझे शब्दशः याद नहीं है कि उस टाइम में सुबह सबको मैसेज भेज दिया जाता है। और वो आईटी सेल का मैं जानता हूँ कि कुछ आईटी सेल में को देखने ट्रैक करने के कारण मैं देखता हूँ कि किस तरह की चीज़ें कंटेंट उसमें लगातार भेजी चली जा रही है। यही वो लोग हैं जब ये अपना समय चुनते हैं कि कब किसी को इसी तरह से अटैक करना है, ट्रोल करना है, ये एक्सक्लूड करते हैं, आपको आइसोलेट करते हैं पूरे दुनिया से में कि आप एंटी नेशनल हैं, इस तरह से चीज़ों को लेके कि मतलब आपका एंटाइटलमेंट सोसाइटी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से आपका खत्म किया जाता है। आपकी कोई दावेदारी नहीं बनती है क्योंकि कुछ हजार लोगों के ट्वीट से ये बात साबित होती है कि आप एंटी नेशनल हैं। तो ये चिंता का कारण तो है ही। ये माहौल क्यों है? क्या हमने इसी माहौल के लिए किसी के पीछे चलने का, किसी को अपना रहबर बनाया नहीं बनाया था ना। तो ये जो पूरा जो तंत्र बना है वो उसी की रहबरी में चल रहा है, ये हवा में नहीं चल रहा। ये हम और आप नहीं है कि किसी को गाली दे। क्या हमारे ड्राइंग रूम में हिंदुस्तान इतना बदल गया कि गालियां देकर बातें होती हैं? अभी भी हमारे यहाँ ज्यादा बोलना, ऊंचा बोलना, अच्छे से अच्छे घरों में, सामान्य से सामान्य घरों में लोग टोक देता है, थोड़ा कम। नमस्कार सर, मेरा नाम अलीन है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जो जिनके लिए आप आइडियल हैं। माइक वर्क नहीं कर रहा शायद। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि रवीश कुमार का आइडियल कौन है? नहीं, मैं बचता हूँ ये आइडियल बाजी से, क्योंकि ये मैं इतना लिमिटेड नहीं करना चाहता। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को पढ़ता हूँ, वो सारे लोग प्रभावित करते हैं, तो जानने का रोमांच बना रहता है। इसलिए मैं खुद से भी, आप लोगों से भी कहता हूँ कि किसी को पसंद कर लें, ठीक है, ये मुझे ठीक लगता है, और बहुत ज़्यादा आदर्श बनाकर वहाँ तक मत रखें कि पता नहीं वो कांच का मटबान कब गिर जाए, टूट जाए। लास्ट ये ध्यान में रखिएगा कि मेरा कोई आदर्श नहीं। नमस्कार सर। आप कहेंगे कि इससे प्रेरणा मिलती है, तो मुझे लगता है कि गांधी के रास्ते से मुझे प्रेरणा मिलती है, सोचने की शक्ति अम्बेडकर से आती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो भी मैं उन्हें आदर्श के मकाम पे नहीं रखता हूँ। उनकी कमियों को भी देखता हूँ, दोनों की कमियों को भी देखता हूँ, क्योंकि वो खुद ही दोनों लोग तार्किक लोग थे, तो मैं क्यों उनके साथ अतार्किक रूप से वैसे देखा जाता। अम्बेडकर खुद ही कहते थे कि हीरोइज्म ठीक नहीं है, व्यक्ति पूजा ठीक नहीं है, तो मैं क्यों उनकी व्यक्ति पूजा करूँ। तो एक सामान्य रूप से देखता हूँ और बहुत कुछ जानने समझने के लिए मिलता है। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि दूर रखता हूँ अपने आप को आदर्श वादर्श नहीं। लास्ट क्वेश्चन। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रशांत कुमार का हुआ, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ।
सर मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट बनना चाहता हूँ। पढ़ाई करो। बहुत अच्छी बात है। सर ऐसे क्वेश्चन पूछवा रहे हो सर? पर इसकी भूमिका है सर ये अच्छा सवाल है। और अगर आप सोचना चाहते हैं सर क्योंकि अभी भी हमारे देश में देखिए डेटा का बड़ा रोल तो हो ऐसे क्वेश्चन सर दुनिया भर में लोकतंत्र को किस तरह से खत्म किया है इस आंकड़ों के जरिए, तभी तो इतने नियंत्रण और इसके हासिल करने की खबरें आती हैं। क्या जानने के लिए सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सही दिशा में सोच रहे हैं, बहुत चीजों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और अपने इस स्किल से ये सारे जान पहचान के हैं आप तैयार करते हैं या करते रहते हैं जिससे लोकतंत्र को फायदा हो, तो बहुत ही कमाल का आपने सोचा है। अच्छा, अपने लिए अच्छी तैयारी का रास्ता आपने बनाया। सॉरी, पर ये मत कीजिएगा कि 10 स्टेप्स जो लिखते हैं ना कि 10 वो रास्ते जो बीजेपी कर ले तो चुनाव मिल जाएगी, 10 वो रास्ते हैं जो राहुल गांधी कर ले तो चुनाव मिल जाएगी, ये वाला एनालिस्ट मत करो। 10 बातें आपको पता है। आपने बताया बोला कि मीडिया काफी न्यूज फिल्टर कर देता है और सिटीजन तक नहीं आने देता है, बट काफी केस में न्यूज में ये इम्पोर्टेंट भी होता है कि हर एक न्यूज सिटीजन को ना दी जाए। तो इस बेसिस के ऊपर वो वैसी खबरें कम होती हैं, 2-4 खबरें होती हैं जो मजबूरी में पूछूंगा जो लगता है कि इस वक्त रुकते हैं, समुदायों की पहचान को सामने नहीं करते हैं या किसी इंडिविजुअल की पहचान को सामने नहीं करते हैं। वो एक बहुत ही एक्सट्रीम एडिटोरियल जजमेंट का मसला होता है। उस एक एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो फिर आपका सवाल अधूरा हो जाता है। जो न्यूज रोका जा रहा है तो वो सामान्य खबरें रोकी जा रही है, उनका क्रिटिकल असेसमेंट रोका जा रहा है। जैसे हिंदी जब NJ अकबर का मामला हुआ तो कई हिंदी अखबारों को उसी वक्त रियल टाइम में मैं ट्रैक कर रहा था, तो कुछ हिंदी अखबारों ने तो छापा, अंग्रेजी अखबारों ने भी इसी तरह से किया जैसे हिंदी के अखबारों ने किया, वो खबर ही नहीं छापा, जबकि वो उसी दौरान आलोकनाथ के मीटू प्रसाद को लेकर खबरें छाप रहे थे। तो अगर उनकी संपादकीय असहमति होती कि नहीं ये रैंडम आरोप है तो हम किसी का नहीं छापेंगे, कुछ दिन रुक के छापेंगे, तो बात एक हद तक समझी जा सकती थी कि ठीक है ये थोड़ा सतर्क रहना चाहते हैं, 10 दिन के बाद छापेंगे। मुझे ऐसी सतर्कता में कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर ये रणनीति है कि हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी ना हो कि हम इस महान अकबर की कोई खबर ही नहीं छापेंगे, तो ये मैनेजमेंट सही बात। I'm sorry, I'm extremely sorry, आप वक्त बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आपने देखा 3 बार मुझे रिमाइंडर दिया जा चुका है, तो बहुत शुक्रिया रवीश आपका और आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। और बस अभी थोड़ी देर में आर्ट एंड पॉलिटिक्स सिमरन यहाँ ही नहीं हर जगह जाया कीजिए सुनने के लिए, पूरी सक्रियता हम सबको, दिल्ली शहर एक मुश्किल शहर है, ट्रैफिक जाम का हम सबको बढ़ानी चाहिए। बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में ये वाला जो भूमिका आप लोगों ने दोनों निभाई है और भी निभाइए, और दोस्तों से कहिए निभाने के लिए, दूसरे की सभाओं में जाएं, सुने, उनका मूल्यांकन करें, इसको आबाद 9:30 बजे वो सो भी जाए।